जी अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। आज का मेरा टारगेट क्या है? अच्छा, मैंने आप लोगों का माइक ओपन किया है तो काइंडली आप माइक से बोलें ताकि मुझे मैसेज ना देखना पड़े बार बार। आ गई? ओके। हाँ जी भाई, स्टार्ट करें। जी सर, स्टार्ट। बस आखिरी मिनट दे दें। ये तो स्टार्ट कर दें। करने लगा, मुझे माफ कर दो। तो माफ कर दो। अच्छा, ये माइक जो है ना, आपने ओपन करना है जब आप, मेरी आवाज दूर से आ रही है? हाँ जी, किसी और को भी है कोई इशू? आवाज मेरी ठीक है जी सबको? यार ये माइक ना बोलते हुए बंद कर, ओपन करना है उसका, मैं बंद कर दूंगा, मैंने अनम्यूट नहीं करना। ये किसका भी माइक ओपन है इसका नाम है, बंद कर माफ कर। चलो रोड सर्विस बाबू, हो रही है, आपके म्यूट कर दें। सर माइक ऑफ करवा दे। जी जी, अब ये जो शोर करेगा उसका माइक म्यूट करने के बाद ओपन नहीं होगा। चले दोस्तों, दुरूद शरीफ एक दफा पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हमारा आज का टारगेट क्या है? 16 और 36। जी यार, फिर मैसेज है सर, आप सबको म्यूट कर दें। जी जी, नंबरिंग कर लेता हूँ। 1 2 3 1 2 3 4 5। हमारे टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है। कोई भी ऐसा एसेट, कोई भी ऐसा एसेट जिसमें दो फीचर्स हो। एक तो उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास एक बिल्डिंग होती है, एक गाड़ी होती है, एक मशीनरी होती है, आपको पता है वो 1 साल से ज्यादा चलती है। अगर ये चीज हम प्रोडक्शन में यूज करें या सप्लाई में यूज करें। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की लाइफ 1 साल से ज्यादा है। उस बिल्डिंग की लाइफ 1 साल से ज्यादा है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने वहां पे चीजें स्टोर की हुई हैं और मैं वहां से चीजों को उठा के सप्लाई करता हूँ। वो मेरा एसेट प्रोडक्शन या सप्लाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए या एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आवाज नहीं आ रही जी? कोई और है? नो नहीं सर, क्लियर आ रही है आवाज, बिल्कुल ठीक आ रही है। ले जी, फोन दसो की करा। सर, बहुत स्लो आवाज आ रही है। और आवाज तो ठीक आनी चाहिए। कोई और इसके साथ, हम इसके साथ सर क्लियर आ रही सर, हैंड फ्री में
सही सर है, आवाज लाउड बिल्कुल ठीक आ रही है। लो जी मिस आपके मेरा आवाज क्लियर है? क्लियर है बात। आप जरा अपना इंटरनेट चेक करें बच्चे। चले जी दोबारा। तो चलो और मैं शुरू कर दिता ते करण दियो। माइक बंद करें। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी कि नहीं? हाँ माइक बंद कर दो। अच्छा जी, एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल करना। देखें, अगर एक कंपनी के पास 5 बिल्डिंग्स हैं, यार सब में तो प्रोडक्शन नहीं कर रहे होंगे, सब में तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं स्टाफ बैठा होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे होंगे, सीएंटर बैठे होंगे, फाइनेंस बैठे होंगे, मार्केटिंग वाले बैठे होंगे, जहां से बैठ के कस्टमर कंप्लेंट वाले बैठे होंगे, कुछ ना कुछ तो मैनेज करने वाले लोग एक जगह पे बैठे होंगे। तो वो एडमिन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। रेंटल की कहानी इधर ही क्लियर कर लें। रेंटल की कहानी इधर ही क्लियर कर लें। रेंटल तो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। देखो बच्चों, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 3 चीजें हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जब रेंट पे जाएगी, ये आएगा IS 14। प्लांट एंड इक्विपमेंट जब रेंट पे जाएगा, ये जाएगा IS 16। इसका मतलब है जब हम रेंटल की बात कर रहे हैं तो प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि इसमें 3 चीजें, प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं और इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं। जब रेंट पे भेजने की बात आएगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी एक चीज ऐसी होगी जो अगर रेंट पे जाती है तो उसकी अकाउंटिंग IS 14 में होनी है, बट प्लांट एंड इक्विपमेंट IS 16 में हैंडल होगा, IAS 16 में हैंडल होगा। इन तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव हो एक एसेट का और उसकी जिंदगी 1 साल से ज्यादा हो, 1 साल से जिंदगी ज्यादा से मुराद कि वो मुझे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का देगा, तो मैं कहूंगा ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? जी बच्चों, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन? जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम? यार को 2-3 बच्चे हूं हाँ के लिए, कोई हाँ ना के लिए। असद भाई एक आप हो जाए। नहीं सर। समन आप हो जाओ। सर क्लियर है। ठीक है। नूर क्लियर है सर। और ठीक है, और एक मिनट में एक और, मोहम्मद अहमद। 2 लड़के 2 लड़कियां, कम से कम एटलीस्ट आना कहते जाए, समझ आ गया कि नहीं है। सर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? बच्चे जो चल रहे हैं ना वो तो देखो ना। आगे कॉन्सेप्ट है जी कैपिटल रेवेन्यू। आज के टॉपिक में जो कवर होगा, इसके बाद आपको इंशाल्लाह उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% उसमें जो चीजें हो सकती हैं वो मैं आपको बता दूं। एक चीज समझे जरा, मेरे घर में अब्बा जी कोई अगर एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंस है, आपकी जेब से जब जब पैसे जाएंगे वो एक्सपेंस ही होगा। इसी तरीके से जैसे अब्बा जी के पैसे जब जेब से जब भी पैसे जाते हैं वो एक्सपेंस होता है, कंपनी के अकाउंट से भी जब पैसे जाते हैं वो एक्सपेंस होता है। फर्क सिर्फ इतना है, हमने उसकी कैटेगरी बतानी है कि कौन सा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, कौन सा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ लेकर चलते हैं। कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंस होगा ना बच्चों, वो क्या होगा कि मैंने जो खर्चा किया उस खर्चे के अगेंस्ट जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक AC खरीद लेता हूँ, अब मेरी जेब से पैसे चले गए हैं, इस खर्चे से जो मुझे फायदा होना है वो 1 साल से ज्यादा होना है। यहाँ पे मैंने बिजली का बिल भरा है, मेरी जेब से पैसे AC खरीदते हुए भी गए, बिजली का बिल पे करते हुए भी गए, बट यहाँ पे बेनिफिट 1 साल से कम है, ये तो 1 महीने का बिल होता है। इसका मतलब जब जब आपकी जेब से पैसे जाएंगे
ये होगा हमेशा हमेशा एक्सपेंस। सवाल ये है कि इस एक्सपेंस की नेचर क्या है। हमने ये देखना कि यार ये मेरी जेब से खर्चा तो हो गया, इसका बेनिफिट क्या मुझे 1 साल से ज्यादा मिलता रहेगा, ये इसका बेनिफिट मुझे 1 साल से कम मिलता रहेगा, इसको हम कहेंगे कैपिटल नेचर। अगर 1 साल से ज्यादा बेनिफिट है तो कैपिटल नेचर है, अगर 1 साल से बेनिफिट कम है तो रेवेन्यू नेचर। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने एसी की बात की, कार की बात कर लेते हैं, प्लांट की बात कर लेते हैं, बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, कुछ भी हम खरीद रहे हैं है तो मेरा एक्सपेंस। इसको जो बेनिफिट है वो मुझे पता है एक्सपेंस करने के बाद से मुझे फायदा मिलना है, कंपनी को जो फायदा मिलना है उसका 1 साल से ज्यादा बेनिफिट है। अब बिजली है, पेट्रोल है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इंटरनेट के बिल है, व्हाटएवर कुछ भी है, जैसे कार की बात करते हैं इसमें हम पेट्रोल डलवाते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं इसमें बिजली है, एसी में बिजली है, इनका बेनिफिट 1 साल से कम है। तो ये जो नेचर है ये कैसे डिसाइड होगी, ये डिसाइड होगी बेनिफिट्स की बेस पे। अगर तो उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मुझे मिलता रहेगा, इसको मैं कहूंगा कैपिटल नेचर है एक्सपेंस की। और अगर उसका बेनिफिट 1 साल से कम है तो ये मेरा हो जाएगा रेवेन्यू नेचर। अब हम बात करते हैं रिकग्निशन की। कैपिटल और रेवेन्यू नेचर में कोई कंफ्यूजन? माइक ओपन है, काइंडली माइक पे बोलें। सर ऑल क्लियर। रेंटल काइंडली एक्सप्लेन कर दें, कौन था? वॉइस अनम्यूट कर दें। कर्नल साहब आपके माइक से ना बहुत ज्यादा शोर आ रहा था, आप पता नहीं माइक ओपन छोड़ के चले गए थे। रेंटल एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर प्रॉपर्टी रेंट पे जाएगी इसकी अकाउंटिंग आई 14 में होगी, प्लांट एंड इक्विपमेंट रेंट पे जाएगा तो इसकी अकाउंटिंग आई 16 में होगी। रिकग्निशन हमेशा देखें, पहला स्टेप क्या था कि एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट recognize फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट, यानी कि मैं उसकी कॉस्ट मेजर कर सकता हूं। ये क्या यार, मुझे आतिफ हाफिज साहब बुला रहे हैं, मैं 1 मिनट में आता हूँ दोस्तों, 1 मिनट दे दीजिए। जी दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे किसी को कोई कंफ्यूजन? हेलो, आवाज आ रही है? नो सर। ओके। रिकग्निशन याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में हमेशा 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, रिकग्निशन एंड, और ये आपको एक साथ ही नजर आएंगे, रिकग्निशन और मेयर में। रिकग्निशन बेसिकली क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करवाता है, ढूंढ के देता है, रूल्स एंड रेगुलेशन दे देता है, जिसका मतलब होता है कि भाई ये 16 कह रहा है इसको रिकॉर्ड कर लो, सिर्फ बताता है बस। और इसमें क्या रूल बता रहा है कि अगर किसी एसेट की कॉस्ट आप मेजर कर सकते हैं और आपको लगता है कि ये आपकी कंपनी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी आप समझ लें, ये क्या होता है, ये होता है कमा के देना। अगर मैं एक वैन परचेज करता हूं जिसमें मैंने अपने लोगों को, अपने स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप देना, अगर वो मुझे कमाई करके दे रहा है इसका मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिससे वो आपको कमा के देती है, इसको हम कहेंगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट।
रिकग्निशन में वो हमें बताता है कि ये कर लो। जो डबल एंट्री है, जो अकाउंटिंग है, वो हमेशा मेजरमेंट में होती है। कोई कंफ्यूजन? जी भाई, कोई कंफ्यूजन? No, sir, clear. ब्रेक में होता है। only timing मेरे पास, मैं आके देख लूँ। जी, रिकग्निशन और मेजरमेंट की अंडरस्टैंडिंग अगर किसी को नहीं है तो बता दे मुझे नहीं। कि रिकग्निशन का हमेशा क्या मतलब होता है और मेजरमेंट का क्या होता है। रिकग्निशन हमने देख लिया कि व्हाट इज रिकग्निशन। अब काइंडली दोबारा बता दें। रिकग्निशन किसी भी स्टैंडर्ड में क्या होता है, वो कहता है रूल्स अप्लाई करेगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक एसेट है, सेल है, आपने परचेज कर लिया, रिकग्निशन 16 में जाएगा, रूल इस पे अप्लाई करेगा कि ये जो आपने खरीदा है, इसने 16 में आना, वो आपको रूल्स अप्लाई करके बता देगा इसको 16 में रिकॉर्ड करो। सिर्फ बताएगा, आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा रूल अप्लाई करके रिकग्निशन के भाई इसको रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्डिंग होनी है मेजरमेंट, अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, डबल एंट्री मेजरमेंट में। रिकग्निशन हमेशा उस स्टैंडर्ड के रूल्स उस चीज पे अप्लाई होते हैं और बताते हैं कि भाई इसको रिकॉर्ड कर। इनिशियल मेजरमेंट ये एक ऐसा एरिया है जिसमें आपको FAR 1 में तो क्वेश्चन आएंगे, FAR 2 में भी क्वेश्चन इसकी बेस पे आते रहेंगे। इनिशियल मेजरमेंट एक सादा सी मिसाल लेते हैं, पहले इसको समझते हैं। इसमें हमेशा 3 कंपोनेंट होंगे। परचेज करने की कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। इनिशियल मेजरमेंट से क्या होना था, कहता है जिंदगी में जब भी कोई एसेट पहली दफा लेकर आओगे, मैंने कहा रिकग्निशन एंड मेजरमेंट में इनिशियल मेजरमेंट पहली दफा उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। मैं एक एसेट, एक कुछ तरह के एसेट होते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने लैपटॉप खरीदा, आया और इस्तेमाल करना शुरू किया। इनिशियल मेजरमेंट का रूल जो होता है वो होता है जब तक हम उसे यूज नहीं कर लेते, इस्तेमाल होने तक। दरवाजे बंद कर देना दोनों से। अच्छा, मैंने जो बोला आपने सब कुछ बंद कर दिया। ठीक है सर। आप ये नहीं कि मैं कोई एसेट परचेज करता हूं, मैं उस वक्त तक उस पे होने वाला खर्चा ऐड करता रहूंगा जब तक वो इस्तेमाल नहीं होना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे इसकी छोटी सी मिसाल है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप एसी खरीदेंगे और आके उसको लगाएंगे तो वो ठंडी हवा देना शुरू हो जाएगा? कौन बताएगा जी? जी, माइक ओपन है आप लोगों के, 50 लोगों के, 50 से ज्यादा के मैंने माइक ओपन किए हैं। क्या आपको लगता है कि आप एसी परचेज करके आके लगाएंगे तो आपको ठंडी हवा देना शुरू हो जाएगा? सर अगर आप एक ऐसा लैपटॉप परचेज करते हैं और उसको आके आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो कैसे हो सकता है? सर लैपटॉप इस्तेमाल हो सकता है। मैं तो गारंटी सर देता पहले हूँ और इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा इसी को। एग्जैक्टली इसका मतलब है यूज होने तक हमने देखना है खर्चा कितना लगेगा। एसी को पकड़ते हैं, एसी मैं दुकान पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैंने एक एसी परचेज करना है 1.5 टन, वो कहेगा जी 1.5 लाख। इसका मतलब पहली इसका जो एलिमेंट है वो आ,
परचेज करते हुए आपको कितने पैसे देने पड़ते? 1.5 लाख। आप कहते हैं रियायत, वो कहते हैं यार 10% रियायत। एक्चुअल में आपने 1.35 पे बात कर, जब हम लोकल किसी जगह से लेंगे तो आप उसकी परचेज करने की प्राइस को उठाओगे और उस पर जो आप डिस्काउंट दे रहे हो उसको उठाओगे। लेकिन अगर हम इसको बाहर से मंगवाते हैं, हमें इंपोर्ट ड्यूटीज भी पड़ेंगी, नॉन रिफंडेबल टैक्स, याद रखिएगा, नॉन रिफंडेबल टैक्स। रिफंडेबल टैक्स इसीलिए इसमें ऐड नहीं करते क्योंकि इसने रिवर्स हो जाना है, इसने रिवर्स हो जाना है। तो इंपोर्ट, बाहर से जब भी आप चीज मंगाओगे उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज यानी कि बाहर से चीज मंगवाने का टैक्स पड़ेगा। देन नॉन रिफंडेबल टैक्स, आप उसको बाहर से जब मंगवाते हो आप पे इस तरीके का टैक्स पड़ता है कि जिसमें रिफंड नहीं होना। इसका मतलब जब आप पाकिस्तान से कोई चीज खरीदोगे तो परचेज करने की प्राइस है और उसके ऊपर डिस्काउंट, उस प्राइस में से इस डिस्काउंट को माइनस करेंगे। जब हम बाहर से मंगवाएंगे यही होगा, बाहर की से परचेज करने की कीमत उसके ऊपर डिस्काउंट को लेस करेंगे। और अगर बाहर से आया तो बाहर से मंगवाने का टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी। फिर क्योंकि जब चीजें बाहर से मंगवाते हैं मल्टीपल टाइप के टैक्स लगते हैं, एक इंपोर्ट ड्यूटी भी लगता है, नॉन रिफंडेबल टैक्स। आप इसके ऊपर एक ऐसा टैक्स पे करते हैं जो नॉन रिफंडेबल है, वो भी इसमें ऐड होगा। कहीं पे रिकवरेबल रिफंडेबल टैक्स हो तो उसको परचेज इस हेड का पार्ट नहीं बनाना। तो आप किसी भी एसेट को लोकली भी परचेज कर सकते हो, बाहर से भी परचेज कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन इस कॉन्सेप्ट में? जोए बेसन का माइक ओपन करने लगा। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन भी? नो सर। No, sir. जी, परचेज का जो एरिया है उसके ऊपर किसी को कोई सवाल? से मैंने आपका माइक ओपन कर दिया, आवाज दूर से आ रही, बच्चे आपके इंटरनेट का मसला होगा। अगले एरिया पे आते हैं, ये समझने वाली बात है। डिस्काउंट वाली बात दोबारा बता दो। छोड़ दे प्रॉपर्टी प्लांट को, छोड़ दे सीए को, छोड़ दे I-16 को। आप जाते हैं, आपने ताजा ताजा अपना गुर्दा बेचा है और आपकी जेब में आ गया 3.5 लाख। आप कहते हैं यार अब गुर्दा बेचा है, क्यों बेचा? आईफोन है। आप चले जाते हैं फ्री सेंटर लाहौर मार्केट, आप कहते हैं दिखाओ यार आईफोन 13.5 प्रो मैक्स। ठीक है, आईफोन 13.5 प्रो मैक्स। वो कहता है जी भाईजान आपने गुर्दा अपना बेच दिया 3.5 लाख। वो कहते हैं भाईजान 3,85,000 का है 13.5 प्रो मैक्स। आप कहते हैं यार एक गुर्दा भी निकलवाया है, पैसे भी पूरे नहीं हो रहे। आप तरले पे आ जाते हैं, पैन कट करो कट करो कट करो, करते 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 वो 3.5 लाख पे आ जाते हैं। एक्चुअल में अगर आप देखें 3,50,000 इसने कहा था, उसने आपको 35 डिस्काउंट कर दिया। आपको कितना पे करना है? 350। तो जो आपकी बात तय होगी उसमें जितना वो डिस्काउंट करेगा वो लेस हो जाएगा। तो अब आपने जो 3.5 लाख का गुर्दा बेचा, अब आप उसके साथ डील कर चुके हैं आईफोन 13.5 प्रो मैक्स, वो आपको 3.5 लाख में दे देगा। तो जो उसने एक प्राइस रखी हुई थी उससे जो कम करके दिया उसने आपको डिस्काउंट दिया। एक प्राइस तो ये होगी, ये चाहे लोकल से खरीदे चाहे बाहर से खरीदे। इसमें जब बाहर से खरीदेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटीज भी ऐड होगी और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी ऐड होंगे। याद रखिएगा नॉन रिफंडेबल, याद रखिएगा नॉन रिफंडेबल। रिकवरेबल या रिफंडेबल टैक्सेस अगर होंगे उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। जी भाई, गलती से कुछ समय तो नहीं आया यार? मैंने 3-4 बंदे हाईलाइट किए थे, कोई हाँ ना करते रहो दोस्तों। जी सर, क्लियर है सर। चले सर क्लियर है क्लियर सर, है। गोल्डन। क्लियर है सर। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल की लॉजिक समझें। देखें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में ना दुनिया जहान के आइटम्स हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, तो आप कभी याद नहीं कर सकते। लेट्स आपको लगता है कि यार मैं 10-15 सवाल कर लेता हूँ, उसमें जितनी चीजें होंगी मैं याद कर लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं,
डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में आपने क्या करना है भाईजान, आपने देखना है एक लाइन को, अगर ये एसेट ना होता तो ये एक्सपेंस ना होता। एसी हमने 1,35,000 में, एक 50 का था, 10% डिस्काउंट करवाया, एक 35 में एसी ले लिया था हमने। हम आ जाते हैं घर में, हम देखते हैं यार अब एसी तो मैं ले आया हूं, ये तो यूज नहीं हो सकता, अवेलेबल फॉर यूज तक तो हम पहुंचे नहीं है। ओके, फिर मैं एसी का डब्बा खोलता हूँ, एसी के डब्बे में से 10 फुट का पाइप निकलता है। बच्चे मानवर भी मैं बता रहा हूँ पाइप निकलता है। फिर मैं देखता हूँ अच्छा जी मैंने घर की इस जगह पे लगवाना है, नीचे बोर्ड भी नहीं है, मैंने जो आउटडोर है वो छत पे रखना है, पाइप भी छोटा है। मैं एक मैकेनिक को बुलाता हूँ, वो कहते भाईजान आपका 20 फुट पाइप और लगेगा, आपकी इतनी तार लगेगी, आपका ये बोर्ड लगेगा, आपका ये स्विच लगेगा, वो कुल मिला के मुझे 40,000 का खर्चा बता देता है, जिसमें 6 चीजें सारी मिला के बताता जी भाई इतना पाइप लगेगा, इतनी तार लगेगी, ये बोर्ड लगेगा, ये मजदूरी होगी, ये फलाना फलाना फलाना, 6 तरह के खर्चे। सवाल ये है अगर ये एसी ना आता तो क्या मुझे उस मैकेनिक को एसी इंस्टॉल करने के पैसे देने पड़ते? नहीं। अगर ये एसी ना आता तो मुझे आउटडोर ऊपर रखने के लिए क्या 20 फुट का पाइप लेना पड़ता? जवाब है नहीं। अगर एसी ना आता तो मुझे फलानी जगह पे दीवार में बोर्ड लगाना पड़ता बिजली के लिए? तो जवाब था नहीं। अगर आप ये लॉजिक समझ गए कि भाई ये एसेट आया है तो ये एक्सपेंस हुआ है, अगर ये एसेट ना हो तो एक्सपेंस में नहीं लगना, इसको हम कहेंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अब हमारा एसेट 1,35 से उठ के हो गया 1,75। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल किसी को समझ नहीं आया तो पूछ। जी सर क्लियर है सर, चलें। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, इस केस में मैं कहता हूं जी 0 है, तो 1,75,000 पे एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। इनिशियली किसी भी एसेट को आपने रिकॉर्ड करना है, उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इनिशियली किसी भी एसेट को आपने रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पे, और कॉस्ट से मुराद ये 3 एलिमेंट होंगे, परचेज एलिमेंट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एलिमेंट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एलिमेंट। ये 3 मिलेंगे तो इसको कहेंगे कि यार ये पहली दफा जब हमने एसेट लगाया तो इसके ऊपर कॉस्ट है। अब मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्ट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। देखें कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन में इस तरह के एसेट्स होंगे, मैं कहता हूँ जी आज मैं एक एसेट लगाता हूँ, आज एक एसेट मैंने मंगवाया और इसमें ठंडे इलाके में चल, इसकी कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसे इसमें कोई इश्यूज है, इसकी प्रोडक्शन ठंडे इलाकों में जाके ज्यादा अच्छी होती है। मैं गिलगित बल्तिस्तान में वो एसेट ले जाता हूँ, मैं वहां पे एक प्लांट बनाता हूँ और वहां पे मैंने इस एसेट को इंस्टॉल किया, पहाड़ी लाता हूँ। अब होगा क्या, मैंने उस एसेट को इंस्टॉल करना है तो मुझे घास काटनी पड़ेगी, दरख्त काटने पड़ेंगे, इर्द गिर्द जो जंगली चीजें हैं वो डिस्टर्ब होंगी, यानी जो स्पीशीज हैं, या पानी किससे निकलेगा उनके नदी नालों में जाएगा वो डिस्टर्ब होंगी, ऊपर जो हवा निकलेगी उससे इन्वायरमेंट खराब होगा। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट डिस्टर्ब तो होगा। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्या होती है, वो कहते हैं कि जब आपने इस एसेट को इंस्टॉल करना है और जितना आपने इन्वायरमेंट डिस्टर्ब किया है आप उसको रीस्टोर करके जाओगे। लेट्स से मैंने इंस्टॉल किया 10 साल, मैंने इसको इधर चलाना है, 10 साल के बाद मैंने इसको उतार लेना है, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, मेरा काम पूरा हो जाएगा। अब इस 10 साल में जितना पानी मैंने डैमेज किया होगा, जितना मैंने एयर डैमेज की होगी, जितना मैंने दरख्त डैमेज किया होगा, जितना मैंने ग्रीन स्ट्रक्चर डैमेज किया होगा, पानी के अंदर की
जितनी चीजें हैं उसको डिस्टर्ब किया होगा, मुझे उसको रीस्टोर करना पड़ेगा। यानी कि आज मैं इस डेट पे खड़ा हूँ, 10 साल के बाद लेट से मेरा 15 लाख खर्च हो, ये 10 साल के बाद है। आज मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू होगी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। जी भाई, गलती से किसी को प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग समझ आया तो बता सकते। क्लियर है सर। सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट और रिस्टोरेशन कॉस्ट में क्या फर्क है? डन हो गया सर। डिसमेंटलिंग, रिस्टोरेशन, डीकमीशनिंग, तीनों एक ही चीज के अलग अलग नाम। जैसे किसी का नाम अगर गुलाम मोहम्मद हो, ठीक है, उसको गुलाम मोहम्मद भी कहते हैं, उसको जीएम भी कहते हैं, उसको गामा भी कहते हैं, ठीक है, गामा बीटा। तो ये तीनों एक चीज के नाम है, रिस्टोरेशन, डीकमीशनिंग, डिसमेंटलिंग, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। बस एक चीज याद रखिएगा, जो कॉस्ट 10 साल बाद इनकर होनी, आज हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट फॉर डीकमीशनिंग। तो परचेज करने की कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, इन तीनों को जोड़ेंगे तो मैं किसी भी एसेट को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है सर, क्लियर। किसी को इन तीनों एलिमेंट में से किसी में कोई डाउट, कोई मसला? जी भाई, इसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नो सर। Clear, sir. क्लियर है? ओके, सर क्लियर है सर। क्लियर है सर। सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर। आप डिफरेंट क्वेश्चंस में देखोगे आपको सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर मिलेगा। यानी कि मैं एक प्लांट को मैं ला के इंस्टॉल कर चुका हूं। जैसे हम एक बात हम कहते हैं, हमारा प्लांट है कराची से, चाइना से, कराची की बंदरगाह, उसको परचेज करने की कॉस्ट, उस पर डिस्काउंट लेस किया, इंपोर्ट ड्यूटीज पे की, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड किए। कराची में मैंने उधर कुछ पाकिस्तान के लोकल टैक्स पे किए, कराची से उठा के यहाँ पे आया, ट्रांसपोर्ट वाले को पे किए, यहाँ पे फैक्ट्री में आया, फैक्ट्री में उसके लिए कमरा सेट करवाया, उसको जो रूम के अंदर चीजें थी वो लगवाई, उसको इंस्टॉल करवाया, मजदूरों के पैसे दिए, एसेट चलने लग गया। एसेट चलने लगे, उसके ऊपर बाद में भी कोई एक्सपेंस हो सकता है। सवाल ये है इस एक्सपेंस का क्या करना, इस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का क्या करना है, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर तो वो इंप्रूव करता है एसेट को, पहली चीज क्या है, इंप्रूव करता है एसेट। इंप्रूव से क्या मुराद है? कैपेसिटी बढ़ जाए, परफॉर्मेंस बढ़ जाए, यूजफुल लाइफ बढ़ जाए, क्या करें? मैं एक ऐसा खर्चा करता हूं, पहले वो 10,000 यूनिट पर डे बनाते था, वो 12,000 यूनिट बनाने लगा। कुछ भी ऐसा जिसमें यूजफुल लाइफ, कैपेसिटी, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए और वो खर्चा सबसीक्वेंट है। यानी कि सबसीक्वेंट क्या होता है, इनिशियली जिंदगी में आपने करो मेजर कर लिया, उसके बाद कोई भी खर्चा सबसीक्वेंट होगा, क्या मैंने उसको ऐड करना है? अगर पहला एलिमेंट ये हो, दूसरा जब हम रिप्लेस करते हैं, लेट्स से मेरी गाड़ी थी, गाड़ी का इंजन खराब हो गया, मैंने पहले वाला इंजन निकाल दिया, नए वाला इंजन डाल दिया। इन दोनों केसेस में जो भी खर्चा होगा हम इसे कैपिटलाइज करेंगे। अगेन दो चीजें ये आपको पास्ट पेपर्स में मिलेंगी। अगर आपके एक्सपेंस इनकर करने से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है, इसका मतलब वो एसेट को इंप्रूव कर रहा है। क्या वो खर्चा, और कौन सा? सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट कौन सा होगा? इनिशियली
कॉस्ट पे मेजर करने के बाद करता है। अगर एसेट को इम्प्रूव करता है तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। दूसरा, अगर हम उसका कोई पार्ट रिप्लेस करते हैं उसको भी हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर रहे होंगे। इस पे कोई क्वेश्चन? किसी का माइक बंद है तो ओपन करवा सकते हैं। जी दोस्तों, इनिशियल मेजरमेंट मेनली इनिशियल सर यानी मेजरमेंट। सर यानी उसकी कॉस्ट का हिसाब ना देंगे एसेट की? यस, यस। सर काइंडली मेरा माइक ओपन कर दें। जी भाई, इनिशियल मेजरमेंट, आई एम ओपन फॉर इनिशियल मेजरमेंट क्वेश्चन, काइंडली इसको एक्सप्लेन कर लें, ये बहुत अहम है। अली रजा का माइक ओपन हो गया, अहमद अली का भी साथ कर दिया। इनिशियल मेजरमेंट के ऊपर किसी को कोई सवाल काइंडली पूछें। इनिशियल मेजरमेंट बहुत अहम है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। आप मेरे सामने एग्जांपल्स रखें, उसको डिस्कस कर सकते हैं। इनिशियल मेजरमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जी भाई, इनिशियल मेजरमेंट, किसी का कोई सवाल? यार माइक ओपन किया हुआ है सर, जी माइक सर क्लियर है सर। इनिशियल मेजरमेंट ओके, ओके जी, क्लियर यू गो, ओपन ओपन। अब हम आते हैं दोस्तों डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन, मुझे एक चीज बताएं, इंसान काम करता रहता है, क्या उसकी वैल्यू बढ़ती है? ये काम होता है जी। एक इंसान है 30 साल का, फिर 35 का हुआ, फिर 40 का हुआ, कम होती है सर, फिर कम होती है। लाइफ जैसे जैसे लाइफ बढ़ रही है, इसका मतलब उसका एक टाइम है, इंसान का एक टाइम है जितना टाइम उसने यूज होना, जितना टाइम उसने उसकी बॉडी में उसका साथ देना। इसी तरीके से मशीन भी है, जैसे जैसे इस्तेमाल होती रहेगी उसकी लाइफ कम होती है। कोई भी गैजेट है, जैसे जैसे इस्तेमाल होता रहता है उसकी लाइफ कम होती रहती है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है। इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट होता है, डेप्रिशिएट होता है। सर इन क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी सर यूट्यूब पे? नहीं, क्लास ना लेना है, सवाल पे फोकस करना बस। यानी कि एक एसेट इस्तेमाल होता रहे तो उसकी वर्थ कम होती रहती है। इमेजिन करें कि आज अगर आप देखते हैं 2000 मॉडल की गाड़ी, आप कहते हैं यार कितनी खटारा गाड़ी है, ये तो खत्म हो गई है। भाई जब वो 2000 में आई थी वो एक नई गाड़ी थी, 1 साल इस्तेमाल हुई, थोड़ी सी उसकी परफॉर्मेंस कम हुई, उसकी वैल्यू गई, फिर 1 साल 1 साल 1 साल करते करते 23 साल पुरानी हो गई। अब वो खड़पैंच बन गई है, कबाड़ा होने वाली है। इसका मतलब जब जब एसेट इस्तेमाल होता रहेगा उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। देखिए, मैं आज एक गाड़ी लेता हूँ, 20 लाख की गाड़ी, ऑल दो 20 लाख की गाड़ी आजकल नहीं आती, ले लेते 20 लाख की गाड़ी लेते, मैं देखता हूँ कि यार इसने 10 साल चलना है, 10 साल चलना है, 10 साल के बाद भी ये 2 लाख की बिक जाएगी। तो एक्चुअल में कितनी वैल्यू है जिसने खत्म हो जाना है? 20 में से 2 तो मिल जाएगा, 18 इज द वैल्यू जिसने यूज हो के खत्म हो जाना है। आज मेरे पास 20 लाख की गाड़ी है, वो इस्तेमाल होती रहेगी, जब वो इस्तेमाल हो जाएगी तब भी मुझे 2 लाख दे जाएगी,
इसका मतलब 20 लाख में 2 लाख तो आ जाना है और लाइफ खत्म होने के बाद आना है। दरमियान वाला कितना 18 लाख यूज होगा, इसको कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये जो था ये रेजिडुअल वैल्यू। ऐसी वैल्यू जब लाइफ उसकी खत्म हो जाएगी यही वैल्यू बचेगी, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू। लाइफ खत्म होने के बाद वो एसेट आपको कितने पैसे देगा, इसको कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू। इसका मतलब जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर चुका होगा तब वो कितना मुझे पैसे कमा के देगा, इसको कहेंगे रेजिडुअल वैल्यू। और चूंकि वो पैसे लाइफ खत्म होने के बाद मिल जाते हैं, इसका मतलब पूरी लाइफ में कितनी वैल्यू कंज्यूम होगी, दैट इज 18 लाख। इस 18 लाख को कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। जो 2 लाख मिल जाएगा इसको हम कह रहे हैं रेजिडुअल वैल्यू। अब मजे की बात, इसने ये जो 10 साल इस्तेमाल होना है इसको कहते हैं यूजफुल। इसको क्या कहते हैं, यूजफुल लाइफ। तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएबल अमाउंट, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ। इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं दोस्तों भाई। नो सर, ऑल क्लियर। समझ आ रही है कि नहीं, कोई समझ आ रही है? सर बहुत अच्छे समझ आ रही है। अब डेप्रिसिएशन की ना एक पॉलिसी होती है। एक है टाइम बेसिस और एक है हमारे पास फुल ईयर बेसिस। मैंने कहा कि यार 20 लाख का एसेट लिया है, 10 साल इस्तेमाल होगा, 10 साल के बाद भी ये 2 लाख का बिक है। और भी रेजिडुअल वैल्यू के दूसरे नाम क्या है, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू। डेप्रिसिएशन की पॉलिसी फुल ईयर बेसिस कहता है जिस साल आपने एसेट परचेज किया है और जिस साल आपने एसेट सेल किया है, वो कहता है परचेज वाले ईयर में डेप्रिसिएशन करनी है। जिस साल एसेट सेल किया है उसकी डेप्रिसिएशन नहीं करनी। अब इसको समझें, परचेज कर देखें, मैं 1/1/21 पे एक एसेट परचेज कर 2021 में ये परचेज हुआ। याद रखिएगा साल में किसी भी दिन, यानी कि एक साल है 2023 का, इसमें मैं 31 दिसंबर 2023 को भी खरीदूं, वो परचेज करने वाली डेट उस साल में जिस दिन भी फॉल करे वो पूरा साल परचेज आती है। वो चाहे साल का आखिरी दिन क्यों ना 31 दिसंबर 2023 क्यों ना हो, मैंने जिस साल में परचेज किया वो डेट उस साल में जब मर्जी फॉल करे पूरे का पूरा साल ईयर ऑफ परचेज। सेल मैंने पूरा साल इस्तेमाल कर लिया, 31/12/25 पे लेट से बेचा, ये भी साल के जिस दिन मर्जी फॉल करे वो डेट जिस भी ईयर में होगी वो ईयर पूरा काउंट। इस चीज से इररिलेवेंट होकर सोचना है कि वो डेट उस साल में कब थी, यार ये तो साल खत्म हो गया तो ये तो पूरी इसकी डेप्रिसिएशन सेल नहीं, वो डेट उस साल में जब भी होगी पूरे का पूरा ईयर काउंट होगा। जी भाई, सर इस फुल बात ईयर की नहीं बेसिस समझ आई, है। इस बात की नहीं समझ आई सर, ये फुल ईयर बेसिस और ये जो पीवी है। यस सर, ये किस तरह काउंट होगा, क्या मतलब? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की 2 पॉलिसी है, टाइम बेसिस, फुल ईयर बेसिस। पहले मैं बता रहा हूँ फुल ईयर बेसिस। फुल ईयर बेसिस कहता है, बताता है कि जब एसेट खरीदोगे, जिस साल खरीदा वो एसेट उस साल की जिस मर्जी डेट पे हो
उस पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, पूरे साल की। वो डेट साल में जब भी मर्जी हो आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी। किस साल की? जिस साल परचेज किया, और जिस साल सेल किया उस साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी। टाइम बेसिस क्या है? मंथ्स। जैसे मैंने ये ईयर की बात की, महीने में लेट्स 1 से लेकर 31 तक का महीना है, ये किसी भी डेट पे आ जाए पूरा महीना काउंट हो, पूरा महीना काउंट होगा। मिसाल के तौर पे 21/3/11 पे मैं एक एसेट परचेज करता हूँ और 9/8/15 पे बेचता हूँ। वो कहता है ये डेट उस महीने में जब भी आए वो महीना पूरा काउंट होगा। एग्जैक्टली जैसे ईयर का था, वो डेट उस साल में जब भी है पूरा ईयर, ये डेट महीने में जब भी है वो पूरा महीना। इसका मतलब मार्च की डेप्रिसिएशन होगी। परचेज करने से लेकर सेल करने तक हर महीने की डेप्रिसिएशन होगी। ईच मंथ, जिस महीने परचेज किया वो भी, जिस महीने सेल किया वो भी, हर महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। टाइम बेसिस में गेम है मंथ की। वो डेट उस महीने में जब भी हो वो पूरा महीना काउंट होगा, चाहे सेल का हो चाहे परचेज का हो। हर महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। इसको कहते हैं टाइम बेसिस। जी भाई। क्लियर है। सर अगर फर्स्ट डेट और 8 मंथ और 15 ईयर अगर फर्स्ट डेट पे बिकी तो पूरी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। दोबारा बताओ सवाल। तो अगर महीने के फर्स्ट डेट पे एसेट बिकी तो भी पूरी महीने की डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। यस, वो डेट महीने में जब भी फॉल करे वो पूरा महीना काउंट होगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। सर फुल ईयर बेसिस के ऊपर एसेट की डेप्रिसिएशन तब होगी अगर वो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे मौजूद होगा। नहीं ऐसा नहीं। ओके सर। पहले मुझे बताएं फुल ईयर बेसिस में क्या होगा और टाइम बेसिस में क्या होगा, पहले मुझे बताएं फिर मैं आगे चलता फुल ईयर बेसिस के अंदर एसेट एंड पे मौजूद होगा हूं। अरे जो नहीं है होनी चाहिए, accounting- अरे नहीं, अरे रुक जा। ये पॉलिसी है। अगर तो मेंशन नहीं है कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन करनी है, फॉलो टाइम बेसिस। अगर उसने कहा टाइम बेसिस से करो, हमने तो वैसे ही करना था। अगर मेंशन करे फुल ईयर बेसिस से, ये पॉलिसी का नाम है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वैसे पूरा साल मौजूद है, नहीं। ये पॉलिसी का नाम है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर वो कुछ भी मेंशन ना करे, टाइम बेसिस फॉलो करें। अगर वो मेंशन ही टाइम बेसिस कर दे, कोई बात नहीं, हमने तो वैसे भी टाइम बेसिस फॉलो करना था। अगर वो फुल ईयर बेसिस मेंशन करे तब आपने फुल ईयर बेसिस को फॉलो करना है, अप्लाई करना है। अदरवाइज फुल ईयर बेसिस को अप्लाई नहीं करना। अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो टाइम बेसिस पॉलिसी अप्लाई करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि एसेट साल के एंड पे अवेलेबल है या नहीं। ये फुल ईयर बेसिस की एग्जांपल एक छोटी सी दे दें काइंडली। जी मैं दे दूं सर इन क्लास। ये सर टाइम बेसिस में डिस्पोजेबल मंथ भी पूरा लेंगे। जी बच्चे, टाइम बेसिस में हर एक चीज का पूरा महीना होगा। एग्जांपल देख लेते हैं जी दोस्तों, भाई बुजुर्गों। पहले टाइम बेसिस की, मैं एसेट खरीदता हूँ 31/3/11 को। 2011 में मार्च भी पूरा होगा और अगले 9 महीने भी पूरे होंगे, तो इसमें हो गए 10। इसको मैं माइक बंद करने बोलते हुए बोलना, इसको मैं एक यार, ये मैं माइक बंद कर लूं, मुझे बताना है। इसको मैंने माइक नहीं उठाता, इसका माइक उठाना है।
ये हैदर तारे का माइक मुझे याद करवाना ओपन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, 1/1/13 पे मैंने बेचा तो 2013 का 1 महीना, वो डेट महीने में जब भी फॉल करेगी हमने वो काउंट करना। ईयर बेसिस पे, फुल ईयर बेसिस पे मैंने 21/3/11 पे एसेट परचेज किया। अब ये 2011 में किसी भी महीने में किसी भी डेट पे हो, 2011 पूरा काउंट होगा। 9/8/15 पे ही बिका तो 2015 काउंट नहीं होगा, सेल वाला ईयर काउंट नहीं होगा, परचेज वाला ईयर की पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी। वो एसेट साल में जब भी परचेज किया होगा वो पूरा साल यानी कि 2011 पूरा काउंट होगा और 2015 काउंट नहीं होगा। जी भाई, कोई गलती से कोई चीज समझ आई तो बताएं। सर अगर वो सेल वाले ईयर में भी 11 महीने यूज में रहा हो फिर भी? यस, मैं इस डेट को चेंज करता हूँ। लेट्स से जी यहां से लेकर 31/12/15 पे वो सेल हुआ, ये डेट 2015 की किसी भी डेट पे 2015 काउंट नहीं होगा। जिस साल ये परचेज हुआ उस साल इसके पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी। जिस साल ये सेल हुआ वो चाहे 31 दिसंबर 2015 पे हो, साल के आखिरी डेट पे हो, तब भी उस पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। जी भाई, आप ठीक है? आप सर किसी ये को मैंने कोई कंफ्यूजन? ओके सर। एक क्वेश्चन किया था सर, उसमें डेट जो आई हुई थी 15 आई थी ना, तो उसमें फिर हाफ मंथ की डेप्रिसिएशन काउंट हुई हुई थी, हाफ मंथ की नहीं हुई थी, तो वो सोल्यूशन में इसी तरह हुआ होगा। काइंडली इसके बारे में बता दें। टाइम बेसिस में था वो, टाइम बेसिस में ही होगा फिर। सर जिस टाइम तरह बेसिस। एक मंथ है, एक मंथ में 15 मार्च को लिया है और 15 अप्रैल को सेल कर दिया, तो सर फिर दोनों मंथ की फुल मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी या हाफ ऑफ करके एक ही मंथ की डेप्रिसिएशन होगी? पूरे नहीं, पूरा महीना। आप मंथ पे रहे, आप अपनी जिंदगी स्कूल में रहे। आपने कहीं पे देखा है 20 दिन की डेप्रिसिएशन हो रही है, 4 दिन की डेप्रिसिएशन हो रही है, 7 होती है? आपको सर जरूरत नहीं है 15 वो। डेज की होती है। तो फिर 22 दिन का क्या करोगे? सर ये हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम परचेज वाला मंथ फुल काउंट करें ईयर या फिर सेल वाला? ऑप्शन क्या बच्चे, डेट उस महीने में फॉल करे पूरा महीना काउंट कर लें। ऑप्शन से सर क्या ओके, मुराद है? ठीक है। डेट गिवन है ना, अगर 21 मार्च 2011 पे वो परचेज हो तो मार्च में परचेज हुआ है, पूरा महीना काउंट करें। ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। ठीक है जी बच्चों, नहीं पूछ रहे थे, ये अहम चीज है ना, सवाल और जी। हाँ जी, क्लियर है। नो मोर क्वेश्चन सर। depreciation methods. डेप्रिसिएशन मेथड में स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ डिजिट मेथड है, सम ऑफ डिजिट मेथड, अरे यार, और प्रोडक्शन। इन सब में यूज होनी है डेप्रिशिएबल अमाउंट, और यहाँ पे यूज होनी है कैरिंग। स्टेट लाइन मेथड हो, सम ऑफ डिजिट मेथड हो, प्रोडक्शन मेथड हो, डेप्रिशिएबल अमाउंट यूज हो। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ कि हमारे पास 1 लाख का एसेट है, 10,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, बाकी बच के 90,000, 15 साल उसकी कीमत है, 15 साल उसकी लाइफ है, तो 6,000 की डेप्रिशिएबल अमाउंट।
प्रोडक्शन में दो चीजें होंगी, यूनिट्स, आवर्स। डेप्रिशिएबल अमाउंट उसने पूरी जिंदगी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने या पूरी जिंदगी कितने आवर्स यूज करने हैं, यूज्ड यूनिट्स या यूज्ड आवर। डेप्रिशिएबल अमाउंट को उसकी पूरी जिंदगी उसने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने उस पर डिवाइड करेंगे और इस साल उसने कितने यूनिट्स बनाए या इस महीने उसने कितने यूनिट बनाए, डिपेंड करता है एनुअल कर रहे हैं कि मंथली कर रहे हैं, तो हम निकाल लेंगे इसे। यानी कि यूनिट्स और आर, यूनिट्स होंगे टोटल, तो जो उसने यूनिट्स बनाए उससे मल्टीप्लाई होगा, अगर टोटल आवर्स होंगे तो कितने आवर्स उसने यूज किए उससे मल्टीप्लाई होगा। फिर हमारे पास आता है सम ऑफ डिजिट मेथड। इसका लेट्स से यूजफुल लाइफ वो कहता है 5 साल। इसका फार्मूला है n × n + 1/2। अगर मैं 5 रखता हूं यहाँ पे 5, 30/2 15। जिंदगी में कभी एक फार्मूला भूल जाए तो आपने सिंपल काम करना है। यूजफुल लाइफ क्या है जी, 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड कर दें, 15 हो जाए। डेप्रिशिएबल अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करें, अनयूज्ड लाइफ या रिमेनिंग लाइफ, वो कैसे निकलेगी? देखें, मैं 5 साल लाइफ है, मैं पहले साल के एंड पे कर रहा हूँ, अनयूज्ड लाइफ कितनी, पूरी की पूरी 5 साल। डेप्रिशिएबल अमाउंट और 15 × 5, अगले साल 1 साल इस्तेमाल हो गया। 1 साल इस्तेमाल होने का मतलब ये नहीं होगा कि साल गुजरेगा, इसका मतलब है कि उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई तब वो यूज हुआ, अगले साल 4 साल है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट को सम ऑफ डिजिट पर डिवाइड करना है। सम ऑफ डिजिट का फार्मूला n × n + 1/2। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, भाई बुजुर्गों, कि आप लाइफ लिख लें पूरी, उनको ऐड कर दें, डेप्रिशिएबल अमाउंट उस पर डिवाइड हो जाएगी और मल्टीप्लाई करना रिमेनिंग लाइफ से। रिमेनिंग का मुराद अगर 5 साल लाइफ थी और साल के एंड पे करना है तो डेप्रिशिएट नहीं हुआ तो वो पूरे का पूरा 5 साल अनयूज्ड है, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगले साल 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट वाले 3 मेथड में किसी ने कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते। सर क्लियर है सर। एनी कंफ्यूजन दोस्तों, भाई बुजुर्ग? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कैरिंग अमाउंट के साथ आप रेट मल्टीप्लाई करेंगे, डेप्रिसिएशन आ जाए। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? इनिशियल जो कॉस्ट थी उसमें जो आप इस पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाती है और ये अक्यूमुलेट होती रहती है पी अकाउंट। आज 1 साल हो गया, लेट्स से 100 थी वैल्यू, 10%, 10 डेप्रिसिएशन आ गई। अगले साल एसेट की कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू 10 नो। कैरिंग अमाउंट से हम रेट को मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। व्हाट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? एक दफा जब आप एक डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं तो उसको अक्यूमुलेट कर लेते हैं जी। 6:30 पे नमाज की ब्रेक करेंगे। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्या आती है, रेट जब नहीं होगा फिर क्या करेंगे? इसका फार्मूला है, हाँ जी, क्या कहते हैं? ये फार्मूला है, हाँ जी, क्या यही फार्मूला है दोस्तों, भाई बुजुर्गों? यस सर। यस सर। रेफरेंस क्या होनी चाहिए? पहले नंबर पे इस फार्मूले की प्रेफरेंस है
दूसरे नंबर के से अगर रेजिडुअल वैल्यू है तो यूज रेजिडुअल वैल्यू, अदरवाइज WDV। इससे क्या आएगा, रेट आएगा। ये एक इस अटेम्प्ट या पिछले अटेम्प्ट में एक सवाल भी था जिसमें इस फार्मूले को यूज करके रेट कैलकुलेट किया गया था। हमने रेट को ही मल्टीप्लाई करें कैरिंग अमाउंट से, कैरिंग अमाउंट के कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। जब जब रेट नहीं होगा, एन क्या है, एन लाइफ है, 5 साल एन 5। WDV क्या है, WDV कैरिंग अमाउंट, रिटर्न ऑन वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस एक ही, यानी कि एंड पे जो बैलेंस है एक। सर ये एन टोटल लाइफ है। एक मिनट, रेट हम कैलकुलेट करेंगे, हमें रेट हमेशा चाहिए होगा रिड्यूसिंग बैलेंस को कैलकुलेट करने। जी अब सवाल पूछें। हाँ जी जी सर ये एन टोटल लाइफ है कि रिमेनिंग लाइफ है? यस, टोटल लाइफ। ओके सर। अब मैं आपको दो शॉर्टकट बताता हूँ जिंदगी में, स्ट्रेट लाइन मेथड पे हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे हो। आप 1/11 पे खड़े हैं और आपने 31 दिसंबर 2016 पे आना है, तो क्या करना होगा। शॉर्टकट समझा देता हूँ। डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ, डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ, अगर यहाँ पे यूज्ड लाइफ से मल्टीप्लाई करेंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगी टोटल। डेप्रिशिएबल अमाउंट यूजफुल लाइफ इनटू रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे, कैरिंग अमाउंट। यानी कि डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करेंगे और जितने साल इस्तेमाल हो गए हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आज तक उसकी डेप्रिसिएशन, बजाय इसके कि मैं 11 के अलग करूं, 12 के अलग करूं, 13, 14, 15, 16, 6 सालों की डेप्रिसिएशन अलग करूं, तो मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन है। मैं डायरेक्ट डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करूंगा और जितने साल इस्तेमाल होंगे उससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यही काम करता हूं मैं, बट रिमेनिंग लाइफ से मल्टीप्लाई करता हूं तो जितनी उसकी कैरिंग अमाउंट है वो मेरे पास आ जाए। आगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कॉस्ट, लेट्स से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का क्या क्वेश्चन है आपका करना साहब। सर अगर रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास 0 हो तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। कॉस्ट मेरे पास है और रेट है मेरे पास। लेट्स से ये 100 कॉस्ट है, 10% रेट है। जिंदगी में पहली दफा जब मैं इस पे 10% रेट लगाऊंगा, ये 10 होगा, तो एक्चुअल में कैरिंग अमाउंट क्या है, 100 माइनस 10, 90। एक्चुअल में जब आप एक कॉस्ट पे 10% रेट लगाओगे तो उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 90%। फिर इसका 90%, फिर इसका 90%, इसका मतलब 90 3 दफा है, 90% की पावर 3, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 90% की पावर 3 इंटू 100, ये आंसर आ रहा है मेरे पास 72.9। अब अलग अलग करते हैं। 100 पे मैंने 10% लगाया, 10 आंसर 90 कहने के बाद, फिर 10% लगाया 9, 81 कहने के बाद, फिर 10% लगाया 8.1 प्लस 9 प्लस 10, 100 माइनस आंसर, ये मेरे पास आ गई कैरिंग अमाउंट। अब अगर मैं कॉस्ट में इस 72.9 को माइनस करूं तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी, दैट इज
27.1। जितने भी परसेंट हो, अगर 100 पे 10% लगाता हूं तो 10% डेप्रिशिएट होने के बाद वो 90% बचेगा। 90% से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कैरिंग अमाउंट। जितनी दफा, जितने साल, एक दफा 90% का मतलब 1 साल, 2 दफा 90% का मतलब 2 साल, 3 दफा 90% का मतलब 3 साल। तो 3 साल के बाद अगर मैं 90 की पावर 3 ले लूं, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूं, 72.9 ये कैरिंग अमाउंट बनती है। कॉस्ट में से इसको माइनस करेंगे तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डायरेक्ट कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने का शॉर्टकट है और डायरेक्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का शॉर्टकट है। सर अगर लास्ट ईयर में एसिड फुल ईयर नहीं यूज हुआ हो, फिर सर 90% फिर नहीं लग सकता ना? लग सकता है, एक तरीका है। अच्छा, देखो अभी मैं कह रहा हूं, लेट्स से एक एग्जांपल बनाते हैं। एक साथ 11 पे एसेट की कॉस्ट है 100। पहले एक एक पे करते हैं और रेट है 10। ईयर एंड है 31/12। इसका मतलब है पूरा साल है। 90% करूंगा तो 90 कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10 टोटल डेप्रिसिएशन और ये कैरिंग अमाउंट। ओके, इसी को चेंज करते हैं। अगर ये एक साथ 11 पे होता, मैंने ब्रैकेट यूज की, तो जिस साल में जो हो विद इन ब्रैकेट में उतना टाइम मल्टीप्लाई होगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। डोंट वरी, कहीं पे भी आंखें बंद करके लगा दें, आंसर आपका ठीक है। हाँ जी, आप ठीक है? मिल गया जवाब? यस सर, यस सर। मजा आया कि नहीं? जिंदगी आसान हो गई? बिल्कुल सर ये डेप्रिसिएशन की सिर्फ ये 2 ही पॉलिसीज हैं, टाइम बेसिस और फुल ईयर बेसिस? यस। और मेथड हमने स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, सम ऑफ डिजिट और प्रोडक्शन, 4 मेथड पर। यानी कि उनमें से कोई एक पॉलिसी होगी और इन 4 मेथड में से कोई एक डेप्रिसिएशन का मेथड होगा, तब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया करें। 6:34 हो गए। कितनी ब्रेक करनी है? किसी को कुछ गलती से समझ आ रहा है तो बता सकते हैं, किसी ने अगर भूल के तारीफ करनी तो वो भी कर सकता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। समझ आ रही है? या इस रिवीजन के बाद आपको कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत होगी? सर कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर है। इंशाल्लाह नहीं होगी सर। सर अभी जो आपने फार्मूला लिखा है इसको एक दफा रिपीट कर दें। बच्चे अभी तो ब्रेक करने लगे हैं, वापसी पे याद करवाना। ये वैसे मैंने 2-3 दफा रिपीट किया जिले मां। भाई कितनी देर ब्रेक करनी है? 6:35 हो गए। 10 मिनट कि 15 मिनट? 10 मिनट काफी है सर। सर 5 मिनट मेरे ख्याल से ठीक है। 15 मिनट नमाज वगैरह पढ़ने में, वजू करने में 15 मिनट लग जाएंगे। 6:50 पे कट लो, कोई गल नहीं, मैंने साल लेना दो। आज इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन की सारी चीजें खोल के समझ के जाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ जी, हाँ जी, जाए जी, नमाज वाले जाए जल्दी से। सर क्वेश्चन करेंगे आज? हैं? क्वेश्चन करेंगे? ये सिर्फ समझा रहे हैं, इतनी ज्यादा वैल्यू कि मैं तुम्हें एक सवाल हल करा दूं, उतनी ज्यादा वैल्यू। अच्छा सर, बता दो, मुझे बता दो, मैं वो करवा देता। इसमें 100% मैं लॉजिक क्लियर कर दूंगा। बैलेंस मेथड क्वेश्चंस तो फिर 200 क्वेश्चन है, बताओ कौन सा करना है? मेरे लिए तो काम आसान हो जाएगा। सारे एक टॉपिक में सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाना ज्यादा मुश्किल काम है लड़के, समझ नहीं आया? चलो मुझे ब्रेक करने से फिर वापस आके करते हैं। ओके।
हाँ जी स्टूडेंट स्टार्ट करें। जी भाई आवाज आ रही है? हेलो ओके सर स्टार्ट कर रहे हैं। चलें जी। अब हम आते हैं एक थ्रेटनिंग एरिया डिस्पोजल पे। डिस्पोजल में दो चीजें डिस्कस करते होते हैं, सेल या डिस्ट्रॉय, दूसरा एक्सचेंज। सबसे पहले हम आते हैं सेल पे। हमेशा याद रखिएगा एंट्रीज पास करना। अगर आप एंट्रीज पास करके डिस्पोजल करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। एक एसेट को बुक्स में से निकाल दें, कॉस्ट से एसेट में से निकाल दें और इसको डिस्पोजल के अलग पी अकाउंट में लेते हैं। जब हमने एसेट ही निकाल दिया तो इसकी डेप्रिसिएशन भी निकाल दें डिस्पोजल की बात कर। लेट्स से 100 रुपए का एसेट है, उस पे 10 डेप्रिसिएशन है। जब हमने एसेट के टी अकाउंट में से एसेट को निकाल दिया तो उसके ऊपर पड़ी हुई डेप्रिसिएशन को भी निकाल देना चाहिए। फिर आपको आते हैं पैसे, क्योंकि आप बेचते हैं। डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। अब इसको पुट करें टी अकाउंट में। डिस्पोजल डेबिट एसेट से, accumulated depreciation क्रेडिट, बैंक डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। लेट्स से यहां पे आ जाती है बैलेंसिंग फिगर। चौथी एंट्री आएगी, ये देखें डिस्पोजल इससे हो रहा है डेबिट, पी एंड एल क्रेडिट। याद रखना है ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डिस्पोजल डेबिट हो रहा है तो पी एंड एल क्रेडिट होगा। अगर डिस्पोजल यहाँ पे क्रेडिट होता, डिस्पोजल अगर क्रेडिट होता तो डिस्पोजल क्रेडिट करें, पी एंड एल डेबिट। पी एंड एल क्रेडिट होगी तो इनकम है, डेबिट होगी तो लॉस। इन एंट्रीज की अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला? No, sir. Yes. अब यहां पे द ओनली थिंग जिस पे आपको परेशान होना चाहिए, इस डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। मैं आपको जितने पॉइंट्स बता रहा हूं, जितने कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, इसमें आपके जो पास्ट पेपर में इश्यूज हैं वो भी साथ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे या हो रहे होंगे। किसको मैंने आपका तरीका बताया था, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में शॉर्टकट का, वो यूज होगा। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डायरेक्ट उसकी कितनी डेप्रिसिएशन परचेज करने से लेकर सेल तक। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है परचेज करने से लेकर सेल तक। इसका मतलब पहले आप देखोगे पॉलिसी क्या है, फिर उसमें देखोगे डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है। लेट्स से टाइम बेसिस है और स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन अप्लाई करोगे। टाइम बेसिस है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, ये अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तक इस शॉर्टकट से पहुंच सकते हैं। अब द नेक्स्ट थिंग इज एक्सचेंज।
एक्सचेंज में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, भाई बुजुर्गों, ये इसमें बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। एक्सचेंज में एक एलिमेंट होता है डिस्पोजल का, एक होता है न्यू एसेट। एक्सचेंज का मतलब मैंने पुराना एसेट उठा के दे दिया, नया एसेट पकड़ लिया। जो पुराना एसेट गया है वो है डिस्पोजल, ये सारी कहानी उस पर लगेगी। इसका मतलब एक्सचेंज में हमेशा डिस्पोजल 100% टेस्ट होगा। एक्सचेंज में डिस्पोजल की पूरी पूरी अकाउंटिंग आएगी। डिस्पोजल का एक्सचेंज का मतलब डिस्पोजल इसमें 100% है। देन जब भी एक्सचेंज आए पहले आप डिस्पोजल को अलग हल कर लें, देन आप आगे मूव करें किस चीज पे, न्यू एसेट। अब नया एसेट किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आपके पास एक पुराना मोबाइल, आप जाते हैं मार्केट में, अब आप थोड़े से अमीर हो गए हैं तो आपको 14.5 या 15.5 प्रो मैक्स चाहिए आईफोन। पुराना एसेट, पुराना मोबाइल देते हैं और नया मोबाइल देते हैं। जो पुराना मोबाइल दिया है उसकी ये डिस्पोजल की सारी ट्रीटमेंट्स हो। जो नया मोबाइल आपके पास है वो किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, दिस इज साइंस। पहला, जब आपने अपना पुराना मोबाइल दिया और 15.5 प्रो मैक्स, 15.5 प्रो मैक्स आपने दिया, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, जो एसेट आपने रिसीव किया उसकी फेयर वैल्यू गिवन है, तो आप न्यू एसेट को डेबिट करोगे, ओल्ड एसेट को क्रेडिट कर दोगे। इसका मतलब ये जो कॉस्ट है नए एसेट की, सिर्फ और सिर्फ आने वाले एसेट की फेयर वैल्यू। दूसरा सिनेरियो, आपने पुराना मोबाइल दिया, नया मोबाइल ले लिया, जो नया मोबाइल आने वाला है उसकी फेयर वैल्यू नहीं है, बट जो आपने मोबाइल दिया है उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है। अब खुद सोचें, जब आप अपना मोबाइल देंगे, आपने वो खड़पैंच 1974 के दौर का मोबाइल दिया और लेटेस्ट 15.5 प्रो मैक्स आपने ले लिया, तो आपको 7 पैसे देने पड़ते हैं। तो खुद सोचें नया एसेट कैसे बनेगा, उसकी वैल्यू, फेयर वैल्यू ओल्ड प्लस कैश गिवन। ऐसे ही होता है ना, यस, कि मैं पुराना मोबाइल देता हूँ, अच्छा मोबाइल लेना तो मुझे साथ कैश देना पड़ता है। और अगर पुराने जो एसेट मैं दे रहा हूँ सिर्फ ये सिर्फ है, या नए आने वाले एसेट की फेयर वैल्यू अवेलेबल है, या जो एसेट दे रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल, प्लस पुराना एसेट तो हो जाएगा क्रेडिट। इन सब में बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी P&L। यहाँ पे मैंने कैश भी दिया है, इस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बैलेंसिंग P&L होगी। अच्छा, एक चीज ये हो, दूसरी चीज यहाँ पे समझने की जरूरत ये है दोस्तों कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ हो तो पहले ऑप्शन के साथ जाना है दोनों, क्योंकि इधर भी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, या सिर्फ ये फेयर वैल्यू थी या ये थी, वो तो हमें समझ आ गया, वो थी तो पहला लगाना है, ये थी तो दूसरा लगाना है। वो कहता है अगर दोनों अवेलेबल हो, गो विद सेकंड, इसके साथ जाना। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आने वाले एसेट की फेयर वैल्यू अवेलेबल होगी तो आप उस पे अपना एसेट रिकॉर्ड कर लोगे, बस, उसमें कोई कैश प्लस माइनस नहीं। अगर जो आप एसेट दे रहे हो उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है आपको सब पैसे देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के नया एसेट की वैल्यू होगी जो आपके एसेट है उसकी फेयर वैल्यू प्लस जो कैश दिया, क्रेडिट हो जाएगा जो आपने कैश दिया और पुराना एसेट। बैलेंसिंग P&L ऊपर वाले में यहाँ पे। अगर दोनों की फेयर वैल्यू साथ हो फिर आपने सेकंड के साथ, फिर आता है दोस्तों थर्ड ऑप्शन, फेयर वैल्यू नहीं है, फिर कैरिंग वैल्यू ऑफ गिवन प्लस कैश जो दिया है।
डेबिट, होल्ड एसेट, क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। या तो जो एसेट आ रहा है उसकी वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल होगी, या जो एसेट जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल होगी, या दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल होगी, या दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो पुराने एसेट की कैरिंग अमाउंट, और जाहिर सी बात है आपने साथ कैश दिया है। अब जैसे कैश दिया ऐड हो रहा है, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है आप कहते हैं कि यार मेरा जी भर गया, मैंने गुर्दा बेच के आईफोन लिया था, इसको यार देते हैं, और नया 3310 आया वो लेके आए। अब जब आप महंगा मोबाइल देंगे और सस्ती चीज लेंगे, फिर आपको कैश मिलेगा, कैश रिसीव्ड लेस करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे। कभी कभी अगर ऐसा हो आप पूरा महंगी चीज देते हैं, सस्ती चीज लेते हैं, तो आपको कैश मिलता है, तो वो लेस हो, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अगर कैश देते हैं तो वो कैश ऐड होगा। सेकंड सिनेरियो में एक और भी चीज होती है, वो भी समझ लें जरा। फेयर वैल्यू या ट्रेड एंड अलाउंस। ट्रेड एंड अलाउंस कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कैश। एक्चुअल आ जाता है कि एक्चुअल में मेरा एसेट कितने का गया। वो कहता है अगर ये सिनेरियो हो और साथ ट्रेड इन अलाउंस भी गिवन हो, चूज ट्रेड इन अलाउंस। अब डिस्पोजल की ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है। अब ट्रेड इन अलाउंस क्या है कि नया जो एसेट है मार्केट में 100 रुपए का मिलता है, मैंने 15 रुपए कैश दिया है, इसका मतलब एक्चुअल में मेरा जो एसेट गया है एक्चुअल में 85 रुपए का है। अब हो सकता है फेयर वैल्यू उसकी 110 होती, तो मैं फेयर वैल्यू और ट्रेड इन अलाउंस में से इस सेकंड सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, जस्ट सेकंड सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। अगर फेयर वैल्यू के साथ ट्रेड इन अलाउंस हो तो यूज ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस मैंने बता दिया, नए एसेट की कॉस्ट में से अगर पेमेंट को माइनस करें तो आपके पास ट्रेड इन अलाउंस आ जाएगा। ये जब आप समझते हैं तो आपका डिस्पोजल, जो कि एक बड़ा ट्रिकी टेक्निकल और मुश्किल एरिया है, ये हो जाता है कंप्लीट। एक्सचेंज में दो एरियाज होंगे, पहले डिस्पोजल, सारा डिस्पोजल आ गया, फिर अगली साइंस, ये जो नया एसेट है एक इसमें रिकॉर्ड होना है, उसके मैंने आपको कितने सिनेरियो बता दिए, 1 2 3। 2 में दोनों की फेयर वैल्यू हो तब भी 2 यूज करना है, 2 में फेयर वैल्यू हो, ट्रेड इन अलाउंस हो तो ट्रेड इन अलाउंस को यूज करना है। हाँ जी, इस पे तो मुझे लगता है क्वेश्चंस की भरमार होनी चाहिए। सर ये कॉस्ट ऑफ न्यू में से आपने ट्रेड इन अलाउंस जो आपने मालूम किया है सर, कॉस्ट ऑफ न्यू में सर आपने कैश रिसीव्ड को माइनस किया है? नहीं, कैश प्लीज पेड। ट्रेड इन अलाउंस वाला पॉइंट दोबारा बताएं। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 2,70,000 ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ 70,000 ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੰਨੇ ਚ ਲਿਆ? 2,70,000 का आईफोन है, आपको पुराना मोबाइल देके 70,000 मजीद देना पड़ता है। आपका पुराना मोबाइल कितने में निकला है? 2 लाख का सर। 2 लाख स्टेट इन अलाउंस। वो एक्चुअल वैल्यू थी ना, 270 का नया मोबाइल है, पैसे देते तो 270 देना पड़ता, आपने नया पुराना मोबाइल दिया 70,000 दिया, तो एक्चुअल में आपके मोबाइल की वैल्यू 70,000। ऐसे नहीं होता यार, यार जरा मोबाइल देखी, वो इंच करेगा इंच करेगा इंच करेगा इंच करेगा पैन पैसे लेना की करना, अच्छा यार मैं आईफोन लेना, पैन है जी 270,000, फिर आप पूछते कितने पैसे देने पड़ेंगे, मैसेज चेक करके बताएगा 70 दे दो यार ऊपर, और तो आपके मोबाइल की उसने 2 लाख वैल्यू लगाई, या लेट्स से वो कहता 2 लाख दे दो, तो आपके मोबाइल की उसने 70,000 वैल्यू लगाई। दिस इज कॉल्ड ट्रेड एंड अलाउंस। ये मैं इसलिए मोबाइल की मिसाल दे रहा हूँ, ये आपको पता है, आज के बाद आपको ट्रेड एंड अलाउंस इंशाल्लाह नहीं भूलेगा।
जी भाई, किसी को गलती से डिस्पोजल आज समझ आ गया है तो बता सकते हैं। जी जी भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है जी, किसी को कोई कंफ्यूजन? चेंज इन एस्टिमेट। याद करें जब हमने जिंदगी में डेप्रिसिएशन की थी उसमें हमने एक यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, रेट, डेप्रिसिएशन का मेथड, 4 चीजें यूज की थी। यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, रेट, डेप्रिसिएशन का मेथड, हमने 4 चीजें इस्तेमाल की। लेट्स से एक 16 पे 10,000 कॉस्ट थी, रेजिडुअल वैल्यू 2,000 थी, यूजफुल लाइफ 8 साल। मैंने 16 की डेप्रिसिएशन की, नहीं 1,000 डेप्रिसिएशन आ गई। बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट बच्चे जिसमें फंसते हैं, जैसे पियानो लिमिटेड है, पियानो लिमिटेड में स्पेशली आज आपको इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। 31/12/16 पे मैं आ गया, 31/12/17 पे रेजिडुअल वैल्यू चेंज होकर 3,000 हो गया। जब इन 4 में से आगे जाकर कुछ भी चेंज हो, चेंज इन एस्टिमेट, जब इन 4 में से कुछ भी चेंज हो, चेंज इन एस्टिमेट। सर डिस्पोजल वाले एरिया की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। वेरी गुड, सही है सही है, सही जा रहे हो तो तुसी। जब इन 4 में से कुछ भी चेंज होगा, चेंज इन एस्टिमेट याद रखना है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन जब भी करनी है उस दिन अगर इन 4 में से कुछ चेंज हुआ है, चेंज को देखते हैं। सबसे पहले WDV कैलकुलेट करें। 1000 मेरी वैल्यू है, 1,000 डेप्रिसिएशन होगी है 9,000, ये मेरी हो जाएगी न्यू कॉस्ट, ये मेरी हो जाएगी न्यू कॉस्ट। जो एस्टिमेट चेंज हुआ है वो लिख लें 3,000। WDV आ गई, जो चीज चेंज हुई वो आ गया, बाकी क्या था ये देखो, कॉस्ट मैंने नई बना ली, ये मेरी नई आ गई, पुरानी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 7 साल। इस दिन कितनी लाइफ बाकी है, वो है 7 साल। ये काम करना है आपने। जिस दिन डेप्रिसिएशन करनी है उस दिन भी अगर कुछ चेंज हो जाए, डू दिस फर्स्ट। अगर मैं कहता हूं जी 31/12/17 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और 31/12/17 पे ही कुछ चेंज हो जाता है, डू दिस। WDV कैलकुलेट करें, जो नया एस्टिमेट है वो रिमेनिंग लाइफ, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करें। 9,000 इज द कॉस्ट, नई WDV है 3,000, रेजिडुअल वैल्यू 7, यहाँ पे आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगेन सुन लें, जिस दिन एस्टिमेट चेंज हो और उससे आगे जिस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है
उस दिन अगर कुछ भी चेंज हुआ है, चेंज इन एस्टिमेट अप्लाई करें, उस दिन नई WDV देखें, उस दिन जो एस्टिमेट चेंज हुआ है वो अपडेटेड लें और रिमेनिंग लाइफ, यानी कि आप एक इस डेट पे खड़े हैं और इस डेट पे डेप्रिसिएशन करनी है, तो इधर से पहले आप सारी चीजों को अपडेट करें यहाँ तक आने में। और मजे की बात, अगर इस डेट पे खड़े और इसी डेट पे चीजें चेंज होती हैं तब भी यूज अपडेटेड एस्टिमेट्स, मीन WDV कैलकुलेट करें, नए एस्टिमेट्स देखें कौन सा चेंज हुआ है, प्लस अगर कोई चीज चेंज नहीं तो पुरानी यूज करें। जिस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है उस दिन अगर एस्टिमेट चेंज हो जाते हैं, यूज अपडेटेड एस्टिमेट्स, इसका मतलब चेंज इन एस्टिमेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। गलती से किसी को समझ आ गया तो बता दो भाई। सर रिमेनिंग लाइफ 6 नहीं है, 31 दिसंबर तक 2017 तक। बच्चे 8 साल थी ना, एक मैंने यूज कर ली, 8 ही कर रहा हूँ, एक साल यूज कर लिया ना, टोटल तो 8 ही है ना। आपने लाइफ भी अपडेट करनी है, यही तो बता रहा हूँ यार। मैसेज ना करें प्लीज यार। मेहदी साहब, असद साहब, मर्जी है आपकी यार। हाँ जी, अनम्यूट कर इब्राहिम पवान, ओके। मजे थोड़े वेबिनार पे भी अनम्यूट। इब्राहिम साहब आप अनम्यूटेड है जी। चेंज इन एस्टिमेट मैं आपको अगेन बता रहा हूं, डिस्पोजल, एक्सचेंज, चेंज इन एस्टिमेट, ये तीनों रॉकेट साइंस है जिस पे आप लोग फंसते हैं। मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई इसका एंगल छोड़ा है। अरीबा नूर को मैं हाँ जी तो चेंज इन एस्टिमेट में हमने सिर्फ कैरिंग अमाउंट निकालनी होती है जब चेंज इन एस्टिमेट का पता चले। मैंने कहा बच्चे जिस दिन कुछ भी चेंज हो इन 4 में से, उस दिन WDV कैलकुलेट करें। जो एस्टिमेट अपडेटेड है, अपडेटेड नया एस्टिमेट लें, और उन 4 में से कोई चीज पुरानी जो चेंज नहीं हुई उसको एज इट इज लें। जैसे यूजफुल लाइफ 8 साल थी, 8 साल में ले आए, 1 साल यूज हो गए तो 7 साल कर दी। यहाँ पे वो ये भी कह सकता था कि अब लाइफ 6 साल होगी अब से ऑनवर्ड, तो मैं 6 कर लेता। सारे एस्टिमेट भी वो चेंज कर सकता है। कहने का मतलब ये है WDV कैलकुलेट करें, यूज अपडेटेड। बच्चे अरीबा अपने आप को अनम्यूट क्लिक करके बोल सकती है, मैंने चेक किया आप अनम्यूटेड है मेरी तरफ से। हाँ जी, अगेन मैं कह रहा हूँ चेंज इन एस्टिमेट, एक्सचेंज, डिस्पोजल, रॉकेट साइंस आपके सामने इतनी सी है। जितनी बातें मैंने बताई हैं अगर आप ये समझ जाते हो तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई मसला होगा। जी भाई, जी अरीबान अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। आप बोलने के लिए अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। सर नहीं किया आपने, अरे सर हाँ जी सर वो जो आपने पीछे रिड्यूसिंग बैरिस मेथड करवाया था, तो उसके अंदर जो आपने कॉस्ट को मल्टीप्लाई 90% और उसकी पावर 3 किया था, तो उससे आंसर नहीं आ रहा था, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 129 190% नहीं करेंगे? आ जाता है, आ जाता है। पास्ट पेपर्स में मैंने ये अप्लाई करवा के दिखाया, आ जाता है। या तो कोई मुझे सिनेरियो बताइए कि जब क्लास खत्म हो फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। आ जाता है, आ जाता है। उसको एक दफा आपने जिंदगी में ट्राई करना, उसके बाद जिंदगी सुकून में आ जाएगी। अभी सवाल है डिस्पोजल, एक्सचेंज, चेंज इन एस्टिमेट में कोई सवाल उसमें आ जाता है, वो मेरी श्योरिटी है। अगर ना आता होता तो मैं क्यों बताता लड़के। सर किया था, वो नहीं आ रहा 90% के साथ ना, तो इसीलिए तो पूछा था सर। बताओ कि क्या डाटा यूज किया आपने, इसके तो मैं बोलते बंद करूं। बताओ क्या कॉस्ट है, अरे बोलना। जो सेम सर आपने ली थी ना, उसी को कैलकुलेटर पे पुट किया, तो उसी के साथ आंसर नहीं आया। पहले तो मैंने 10 में थे हल कर रहे हैं। मैंने पता नहीं कितनी एग्जांपल बताई हैं अभी। 100 ले रहे सर, 100 100 100 रेट 10%। और ये कब खरीदा है? 1/11 को सर। 3 दफा हो गया। अच्छा जी, 31/12/13 पे बात कर रहे हो सर? जी अच्छा,
यहाँ पे आपको कैरिंग अमाउंट चाहिए, टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए, राइट। पहले मैं सिंपल तरीके से करता हूँ, 100 के साथ 10%, 10। अगली दफा कैरिंग अमाउंट हो गई 90, 10, 9। अगली दफा कैरिंग अमाउंट हो गई, कितना हो जाता है? 8.1 सर। ये कितनी बन रही है? 19, 27,000। यस सर। ये होगी टोटल डेप्रिसिएशन। कैरिंग अमाउंट कितनी होगी भाई? 100 माइनस 27,000 कितनी होगी? 73, 72,9। जी सर। पहली दफा 90%, दूसरी दफा 90%, तीसरी दफा 90%। करो, मेरे हिसाब से तो 72,9 ही आना चाहिए। हाँ, बोलता नहीं। अरे बोलना। सर अभी भी नहीं आ रहा सर। अरे सर ठीक है, आपने सही किया। है ठीक है कितना? ओके सर, आ गया आ गया। नहीं ठीक है सर, ठीक है। वो मैं आखिरी 90% को 190% कर रहा था। ओके सर। बंदा लाल अबे छितर छड़ के आ गए। और ये सॉरी आपको सर, सॉरी। बड़े बड़े सवालों में आपको हेल्प आउट करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, असल गेम हमने जो बेस बनाई, कैसे हमने इनिशियल मेजरमेंट समझा, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखा, हमने डेप्रिसिएशन की पॉलिसी समझी, हमने डिस्पोजल समझा जिसमें एक्सचेंज भी है, हमने चेंज इन एस्टिमेट समझा। ये पांचों चीजें क्या हैं? बेस है फॉर रिवैल्यूएशन। पांचों चीजें क्या है? बेस है फॉर रिवैल्यूएशन। इसका मतलब रिवैल्यूएशन को समझने के लिए इन पांचों के कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। अब हम आते हैं, हमारा असल मकसद है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्या है जी दोस्तों, भाई बुजुर्गों? रिवैल्यूएशन अरे बोलते नहीं। में इंक्रीज का आना। हैं, क्या बोल रहे हो? हम्म हो जाए फिर जादू? हाँ जी दोस्तों, इजाजत है? जादू हो जाए? जी सर। सारा दिन हो गया, लैपटॉप गर्म हो गया पड़ा पड़ा के।
यार ये नहीं सही सवाल। मैं ऐसा सवाल जिसमें सारी चीजें हैं। लिमिटेड डन करो। ठीक है, लैपटॉप ही नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन में दो मेथड मिलेंगे आपको, नेट रिप्लेसमेंट मेथड, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। इसका नाम एलिमिनेशन मेथड भी है, इसका नाम रीस्टेटमेंट मेथड भी है। आपके सिलेबस में ये है नेट रिप्लेसमेंट मेथड या एलिमिनेशन मेथड। रीवैल्यूएशन के कुछ स्टेप्स याद रखें। जब जब रीवैल्यूएशन हो, जब जब रीवैल्यूएशन हो, याद रखिए उस डेट तक, टिल डेट डेप्रिसिएशन चार्ज करें। जब जब रीवैल्यूएशन हो, पहला नुक्ता मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, उस दिन तक डेप्रिसिएशन चार्ज करें। दूसरा, एलिमिनेट डेप्रिसिएशन किसकी? ओहो, जिस पे रीवैल्यूएशन होने लगी है ना, माइक बंद करें, जिस पे रिवॉल्यूशन होने लगी उसकी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करें। कैसे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। पहला पॉइंट, जिस दिन रिवॉल्यूशन करनी उस दिन तक डेप्रिसिएशन चार्ज करें। दूसरा, डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करें। तीसरा, आप कह सकते हैं अमाउंट पे आ गया, फेयर वैल्यू से कंपेयर करें। लेट्स से ये 100 है, ये आ गया 110, एसेट 10 से बढ़ा दें, रिवॉल्यूशन सरप्लस क्रेडिट कर दें। चौथा, अब ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन न्यू वैल्यू पे होगी, प्लस इसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे, रिवॉल्यूशन सरप्लस को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करें। जितना आंसर है सरप्लस में से निकाल के रिटेन अर्निंग में फेंक दें। जब ये एसेट बिक जाए, इसकी सारी रिमेनिंग रिवॉल्यूशन सरप्लस निकालें, रिटेन अर्निंग में फेंक। इसका मतलब 5 बातों का ख्याल रखना है अभी जो मैंने बताया। जिस दिन रिवॉल्यूशन हो उस दिन तक डेप्रिसिएशन चार्ज करें, डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करें, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। फिर कैरिंग अमाउंट कंपेयर करें, एसेट बढ़ गया तो एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगर एसेट बिक जाता है तो सारे का सारा सरप्लस आ जाएगा। अब इसमें आते हैं फुंगियों के ऊपर। फुंगियां समझते हैं, पॉइंट्स। सर सिर्फ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ही नहीं रिटेन अर्निंग में जाता होता? नहीं है भाई। अच्छा, such change in estimate of change on this then apply from 1st January। अगर बच्चे 31 दिसंबर को चेंज हुआ तो उसी दिन नई चीजें अप्लाई होंगी। आपके अकाउंट में मसला है, पता नहीं क्या, मैं आपको अनम्यूट करके बैठा हूं बट आपको शो नहीं हो रहा। अच्छा जी, जैसे सरप्लस आया, कुछ बातें आज पल्ले बांध लेनी है, इंशाल्लाह कभी गलती नहीं हो। जैसे सरप्लस आया वैसे रिवॉल्यूशन लॉस किया, इसके साथ भी ऐसे ही करना है। रिवॉल्यूशन लॉस को
रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करना है। लेट्स से पहले 20 था, रिमेनिंग लाइफ 10 है, 2 हो गया तो 20। ये करना है जस्ट फॉर कैलकुलेशन। जैसे हम सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हैं तो सरप्लस में से निकाल के रिटेन अर्निंग में फेंक देते हैं, यही अप्लाई करना है लॉस के साथ। रिवोल्यूशन लॉस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है, जो आंसर है वो चार्ज यानी कि जो आपने पहले चार्ज किया उसमें से लेस कर देना है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन, नो एमटी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये P&L नहीं है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब ये सारा रिवर्स होगा तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट उसका P&L में होना चाहिए फॉर डेप्रिसिएशन या फॉर एक्सपेंस। एक चीज तो इसका ख्याल रखना है दोस्तों, भाइयों, बुजुर्ग। जब रिवोल्यूशन सरप्लस है, पहले देखना है रिवोल्यूशन लॉस कितना पड़ा। लेट्स से सरप्लस है 100 का, ये पड़ा हुआ 50। पहले रिवोल्यूशन लॉस एडजस्ट होगा, बैलेंस अमाउंट जाएगी सरप्लस में। रिवोल्यूशन लॉस सरप्लस है तो लॉस देखना है, रिवोल्यूशन लॉस है तो पहले देखना सरप्लस कितना पड़ा है। लेट्स से कि सरप्लस पड़ा हुआ है, यही काम करते हैं 50, पहले 50 वो उड़ेगा और एसेट क्रेडिट। ये 5 बातें, सॉरी कितनी होगी, 4 बातें। ये रिवोल्यूशन लॉस के साथ भी हमने वही काम करना है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन। सरप्लस आया तो लॉस देखना है, लॉस आया तो सरप्लस देखना है। अगर आपको जितने पॉइंट मैंने सामने लिखे हुए हैं ये समझ आ गए हैं तो गेम खत्म हो गई। नेट रिप्लेसमेंट मेथड या एलिमिनेशन मेथड ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। इन 4 बातों का ख्याल रखना है, प्लस ये 2 रूल्स जहन में बिठा लेने हैं। अब मैं आपके सामने एक फॉर्मेट पेश करने लगा हूं। डेट, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, accumulated depreciation, नेट बुक वैल्यू, सरप्लस लॉस। जब आप एसेट परचेज करोगे, डेट यहां पे आ जाएगी, क्या हुआ, वैल्यू। ये जो है ये कॉस्ट का टी अकाउंट है, ये accumulated का टी अकाउंट है, ये कैलकुलेशन है। कैसे? दिस क्लोजिंग माइनस दिस क्लोजिंग इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। ये सरप्लस का टी अकाउंट है और ये लॉस का टी अकाउंट है। इसका मतलब अगर आप गौर करें, 1 2 3 4, ये 4 टी अकाउंट, चले जी इसको भी कर, 5 टी अकाउंट है जिसको हमने एक फॉर्मेट में रख लिया। ये है कैलकुलेशन। एसेट खरीदा, अगर आप टी अकाउंट में एसेट डालते तो कैरिंग अमाउंट आ रही होती 300, अकोमोलेटेड में नील तो क्लोजिंग आ जाता 300। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कैसे चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सारे टी अकाउंट्स मेरे सामने फ्रंट पे आ रहे हैं। और अब इसका क्लोजिंग इतना, इसका क्लोजिंग इतना, तो नेट बुक वैल्यू 285। आज मेरे पास कैरिंग अमाउंट है 285 और मेरे पास आ जाती है फेयर वैल्यू 323। मैंने इसको उठा के यहाँ पे लाना, इसका मतलब 38 बढ़ाना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन के लिए पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है उस रेट तक, देन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, फिर एसेट बढ़ गया, एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, रीवैल्यूएशन अप्लाई होगी। accumulated depreciation debit, asset credit, asset debit, surplus credit। अगले साल में हम आते हैं, हमने डेप्रिसिएशन डेबिट की, accumulated depreciation क्रेडिट की, सरप्लस में से इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड किया, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। देन
फिर मेरे पास फेयर वैल्यू आ जाती है 252। मैंने इसको उठा के यहाँ पे ला, मुझे एसेट कम करना पड़ेगा, एसेट बढ़े या कम हो, रिवैल्यूएशन है पूरा, रिवैल्यूएशन का एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। उस डेट तक डेप्रिसिएशन चार्ज करें, ओके हो गई। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, देन एसेट कम हो रहा है, एसेट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट। अब जब यहां पे सरप्लस आया था, जब यहाँ पे सरप्लस आया था कोई लॉस नहीं था, सारे का सारे इधर चला गया। अब 54 का आ रहा है लॉस, सरप्लस आया था तो लॉस कोई नहीं था, अब लॉस आ रहा है तो सरप्लस पड़ा है, पहले ये एडजस्ट होगा, बैलेंस यहाँ पे जाए। अगले साल में मैंने आपको क्या बताया था, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, जो लॉस है इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन नो एंट्री। फिर मेरे पास ये फेयर वैल्यू आ गई, यहां से उठा के यहां पे लाना है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी उस डेट तक, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, फिर एसेट डेबिट, सरप्लस आ गया, देखना है लॉस पहले पड़ा हुआ है, लॉस एडजस्ट हुआ, बैलेंस यहां पे आ गया। तो अगर आप गौर करें तो जो वो मेरे रूल थे, सरप्लस लॉस है तो सरप्लस देखना है, सरप्लस है तो लॉस देखना है, वो यहां पे अप्लाई हुए, वो यहां पे अप्लाई हुए। फिर रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है, रीवैल्यूएशन लॉस को यहाँ पे अप्लाई हुआ, रिमेनिंग लाइफ पे सरप्लस को डिवाइड करना है, रिटेन अर्निंग में भेजना है, वो यहाँ पे अप्लाई हुआ। हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री है, ये रीवैल्यूएशन की एंट्री है। दिस इज द मैकेनिज्म। जी भाई, जिसको ये मैकेनिज्म समझ आया वो बताया था। जी भाई, कोई समझ आया? डन सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, और किसी को समझ आया? सर ये एक बार क्विक रिवाइज करा दें। जी देखिए, मैंने आपको इस पेज पे रूल बताए, ये रूल मैंने सारे उस फॉर्मेट में अप्लाई किए, उस डेट तक डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करें। हमेशा जब रिवैल्यूएशन होगी, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, डिस्पोजल होगा तो ये आएगा, अदरवाइज ये बाद में आएगा। बट 1 2 3 हमेशा हर रिवैल्यूएशन पे, हर रिवैल्यूएशन जब कर लेंगे उसके साथ लॉस आया तो ये करते रहना है, सरप्लस है तो लॉस देखना है, लॉस है तो सरप्लस देखना है। ये सारे के सारे रूल्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किए। अब मजे की बात, इस नोट की ब्यूटी ये है दोस्तों कि इससे आपकी रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज, इससे आपके रिवैल्यूएशन के एक्सटेक्स, इससे आपके रिवैल्यूएशन के नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बन जाते हैं। इसी वर्किंग नोट से मैं ये तीनों बना के दिखाऊंगा। ये वर्किंग नोट बनाने के लिए, अरे यार किधर गया, ये वर्किंग नोट बनाने के लिए मैंने ये रूल सारे अप्लाई किए हैं, सारे यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। मजे की बात है
कि जब ये वर्किंग नोट हम बना लेंगे तो हम इसी वर्किंग नोट से एंट्रीज, एक्सट्रैक्ट्स और नोट बनाएंगे। आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही, कुछ काम चलते रहे, तो फिर इसको कंप्लीट करते हैं कल। और 36 और 16 हमारा एक दिन एक टॉपिक का गैप हो गया, कोई मसला नहीं, हम इसको कवर कर लेंगे। जी भाई, तो इसी नोट से कल हम एंट्रीज, एक्सट्रैक्ट्स और नोट बनाना सीख रहे होंगे। सर ये एक्सचेंज में सर ये थोड़ा सा बता दें, जो न्यू एसेट हम डिस्पोजल पे मैं कह रहा हूँ इस नोट को जाके समझें, कोई मसला आता है तो इसमें हम कल डिस्कस करेंगे। प्लस मैं इस नोट्स में जो जो कंफ्यूजन होंगी वो करके आप लोग उसको एक्सप्लेन करूंगा। प्लस इस नोट से एंट्रीज करना बताऊंगा, इसी नोट से एक्सट्रैक्ट करना बताऊंगा, इसी नोट से नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करना बताऊंगा। तो इंशाल्लाह इसके साथ फिर जब ये तीनों चीजें मैं बता दूंगा तब I-16 खत्म हो जाएगा। जी भाई ठीक है, अभी आप सिर्फ इस नोट को फोकस करना। नोट को भाई, अगर ये डिस्पोजल आया है तो डिस्पोजल के मैंने आपको 4 एंट्रीज बताई हैं, वो अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। पहली एंट्री कहते हैं डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट कर दिया। फिर अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट कर दिया। खुदा के बंदे, सारी वही अप्लाई करो। और एक एसेट अभी मैंने बेचा, एक मैंने बताया था ना, डिस्पोज करेंगे तो सारा रिटर्न लेंगे, उसका जितना था वो निकाल के मैंने यहाँ पे भेज देना है। आप चीजों को अप्लाई करें, डिस्पोजल के रूल, और ये डिस्पोज हुआ है तो सरप्लस के साथ ये करना है, मैंने वही अप्लाई किया है। डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, और जो बिका उसका सरप्लस डेबिट, रिटेनर नहीं क्रेडिट। ये मैंने कहा जब डिस्पोज होगा तब आएगा। मैं तो ये रूल अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप ये, और मैंने कहा था ये पांचों, इनिशियल मेजरमेंट, डेप्रिसिएशन पॉलिसी, डिस्पोजल, चेंज इन एस्टिमेट, ये ध्यान में रखते हैं, ये 20 है। अब हम रिवैल्यूएशन कर रहे थे तो आपको डिस्पोजल में कंफ्यूजन आई, इसलिए मैंने कहा था ये पांचों बेस है भाई, वो आएंगी तो रिवैल्यूएशन होगा, ये मैं बता। बच्चे मैं I-16 भी सारा करवा देता हूँ, 35 से पास पेपर भी करवा देता हूँ। बच्चे जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये बहुत गोल्डन चीज है। आपको अगर 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे में पूरा एक टॉपिक, उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो समझा दिए जाए तो आपको क्या चाहिए। मेरे लिए तो ज्यादा इजी है कि मैं एक सवाल करवा दूं, बात खत्म हो जाए। जी समन ऐसे ही है जी। इंशाल्लाह क्लास का टाइम क्लोज हो गया, अगली क्लास फिर क्लैश है, तो इंशाल्लाह कल फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और ये कंप्लीट करके फिर आगे चल रहे होंगे। ठीक है जी दोस्तों, बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन होगी, मेरा नंबर ग्रुप में मौजूद है, तो उस पर फिर सवाल वगैरह जिसने पूछना पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह जी मिलते हैं कल। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।